आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन को ठीक आप वैसे ही समझ सकते हैं जिस तरह से हम इंग्लिश में किसी भी पैराग्राफ को हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको एक पैराग्राफ दे दिया जो कि हिंदी में लिखा है और उसको मैंने बोला कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, जिससे कि जो भी बाहर से मान लो कोई अगर आया है, उसको हिंदी नहीं आती तो उसको वो चीज़ समझ में आ सके। ठीक उसी ढंग से हमारी बॉडी भी क्या करती है, चीज़ों को ट्रांसलेट करने का वहाँ पर भी काम किया गया है। हमारी बॉडी तो एक प्रॉपर वे में एक फंक्शन की तरह काम वो करती रहती है, हमने उसको ऐसे ट्रांसलेशन नाम दिया है अपने तौर पे समझने के लिए। जैसे क्या होता है, mRNA का जो स्ट्रैंड होता है, ये mRNA का एक स्ट्रैंड है, इस पर कुछ कोडॉन्स रहते हैं। इस पर कुछ क्या रहते हैं, कोडॉन्स उपस्थित रहते हैं। तो इन कोडॉन्स को क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है किसमें, अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड में ट्रांसलेट क्यों किया जाता है, जैसे AUG, ये किसी एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, किसको आप बताओ अभी, मेथियोनिन को, जो जिसको हम स्टार्ट कोडॉन भी बोलते हैं। UUA, ये भी किसी अलग अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। इसी तरह से और भी अमीनो एसिड होते हैं और अमीनो एसिड के मिलने से क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो इन्हीं प्रोटीन्स अर्थात एंजाइम और हार्मोन्स पर डिपेंडेंट होता है। सोचो, अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स नहीं होते तो क्या हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। तो किस तरह से ये ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म होता है, यानी किस तरह से हमारी बॉडी हार्मोन्स बनाती है, एंजाइम्स बनाती है, उसी प्रोसेस को आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला जो इसका प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन, दूसरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एलोंगेशन, एंड तीसरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। सबसे पहले समझते हैं इनिशिएशन का मतलब क्या होता है। देखो, इनिशिएशन का मतलब है अमीनो एसिड का एक्टिव हो जाना। और अमीनो एसिड है और अकेला अमीनो एसिड तो प्रोटीन या हार्मोन या एंजाइम नहीं बना सकता, एक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड ही इस चीज़ का सिंथेसिस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक अमीनो एसिड से जब दूसरा अमीनो एसिड आके जुड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल ये अमीनो एसिड है, ठीक है, इसके साथ एक और अमीनो एसिड, फिर इस तरह से तीसरा अमीनो एसिड, फिर चौथा अमीनो एसिड। तो ये जो अमीनो एसिड जो आपस में आके जुड़ रहे हैं किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है इनके बीच में और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये आपस में इस तरह से जुड़ते हैं और जुड़ के किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अमीनो एसिड को इस तरह से जुड़ने के लिए क्या चाहिए, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ATP चाहिए, तभी तो एक अमीनो एसिड से दूसरा और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आके जुड़ेगा। तो अमीनो एसिड को एक्टिव करना किसकी मदद से, ATP की मदद से, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशिएशन। तो यहाँ पे प्रोसेस होता क्या है, अमीनो एसिड प्लस ATP, एक एंजाइम रहता है, उस एंजाइम का नाम होता है अमीनो एसाइल सिंथेटेज। क्या नाम है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज, ये एक एंजाइम है और कुछ मैग्नीशियम के आयन भी उपस्थित होते हैं। तो ये सब मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या, ये A का मतलब है अमीनो एसिड, और यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, और AMP का मतलब है इसके साथ कुछ एनर्जी आके जुड़ी है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसाइल एडिनाइलेट। इसके अलावा बनता है पायरोफॉस्फेट। अब ये जो अमीनो एसाइल एडिनाइलेट है, यहाँ पे AMP और उसके साथ अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, ये अब tRNA से आके जुड़ता है। इसके लिए भी एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, उस एंजाइम का नाम है अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज। और फिर अमीनो एसिड से क्या होता है, tRNA जुड़ जाता है और यहाँ से एंजाइम भी इसके साथ जुड़ा हुआ था, एंजाइम यहाँ पे अलग हो जाता है और AMP जो जुड़ा हुआ था वो भी अलग हो जाता है। लेकिन इसके पास अभी एनर्जी क्या है, ये मतलब अपनी जो एनर्जी होती है AMP वो अमीनो एसिड को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है।
अब उसी प्रोसेस को जो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, देखो यहाँ पे विभिन्न अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड को ही बोलते हैं इनिशिएशन। क्या होता है, अमीनो एसिड से एटीपी आके जुड़ता है, उसके लिए हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और एंजाइम भी यहाँ पे दिखाया गया है आप लोगों के इस तक समझ में। एंजाइम एमिनो एसिड और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये तीनों आपस में मिल जाते हैं और पायरोफॉस्फेट भी एक बनता है सह उत्पाद के रूप में, और फिर ये टीआरएनए से अभिक्रिया करती है, और टीआरएनए अमीनो एसिड फिर आपस में जुड़ जाते हैं और एंजाइम और एएमपी यहाँ पे अलग हो जाता है। तो ये एक रिएक्शन होता है, और इसी पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन का प्रोसेस। अब पढ़ते हैं जो चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। तो ट्रांसलेशन का पहला स्टेप क्या है, चार्जिंग या एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, मतलब चार्ज करना अमीनो एसिड को, या अमीनो एसाइलेशन मतलब चार्ज जो अमीनो एसिड है उसको टीआरएनए से जोड़ना, फिर ट्रांसफ़र ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए, मतलब जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है उसको टीआरएनए पर ट्रांसफ़र करना। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है दो, इसी को बोलते हैं इनिशिएशन का प्रोसेस। पढ़ते हैं कि हमारे एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। ट्रांसलेशन का मतलब होता है पॉलीमराइजेशन करना अमीनो एसिड का, जिससे कि पॉलीपेप्टाइड का निर्माण हो सके। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि अमीनो एसिड से अमीनो एसिड का जुड़ना, मतलब एक चीज़ जैसे पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक श्रृंखलाबद्ध जब कोई भी चीज़ आपस में जुड़ती हुई चली जाती है तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, हिंदी में बोलते हैं बहुलीकरण। ठीक है, तो एक चेन के रूप में अमीनो एसिड यहाँ पे क्या हो जाती है, जुड़ती हुई चली जाती है, किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, जिससे कि एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। दैट मीन्स एक प्रोटीन का निर्माण होता है, और इसी को हम रिफ़र करते हैं, मतलब बोलते हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस। अमीनो अम्लों के क्रम एमआरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करता है। अब ये तो आपको पता ही है कि अमीनो अम्लों का जो क्रम होगा वो किस क्रम के अनुसार होगा, वो एमआरएनए पे जिस हिसाब से क्षारों, मतलब जिस हिसाब से जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं उनका जिस प्रकार से क्रम रहेगा। जैसे यहाँ पे AUG है, तो AUG यहाँ पे आने का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या रहेगा, मेथियोनिन रहेगा। इसके बाद UUA है, तो UUA जिस अमीनो एसिड को कोट कर रहा है वो अमीनो एसिड यहाँ पे आके उसके बाद आके जुड़ेगा। तो ये तो आपका mRNA है ना, तो mRNA पे जिस तरह से नाइट्रोजिनस बेसेस एक क्रम से आके जुड़े हुए रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अमीनो एसिड भी आके जुड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक, The amino acid are joined by a bond which is known as a peptide bond। आपको पता ही होगा कि जो अमीनो एसिड है वो आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा वो आपस में जुड़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का इस तरह से अमीनो एसिड के द्वारा आपस में जुड़ते हुए चले जाना, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP। मतलब इसके लिए क्या होता है कि अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाते हैं in the presence of ATP, ठीक है, and are linked there cognate tRNA, a process commonly called as a charging of tRNA और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इसका क्या मतलब समझ में आया कि पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें एनर्जी चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि जो अमीनो एसिड के साथ एटीपी आके जुड़ जाता है, और एटीपी अपनी एनर्जी अमीनो एसिड को प्रोवाइड कर देता है, और फिर वो जो अमीनो एसिड होता है वो टीआरएनए के साथ आके जुड़ जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इस तरह से चार्ज टीआरएनए का एक दूसरे के काफ़ी पास में आ जाने से उनमें पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में पेप्टाइड बॉन्ड बनने की दर बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है, आपको पता है हमारे बॉडी में
टोटल 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और हर एक अमीनो एसिड के लिए एक एक टीआरएनए भी अकेला अकेला होता है। मतलब कोई एक अमीनो एसिड अगर है तो उसके लिए एक टीआरएनए है, दूसरा अमीनो एसिड है उसके लिए दूसरा टीआरएनए है। तो टीआरएनए क्या होते हैं, अपने अपने अमीनो एसिड को एमआरएनए पर उसके क्रम को पढ़ते हुए लाते रहते हैं और टीआरएनए भी एक क्रम के रूप में आके जुड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, अमीनो एसिड एक क्रम में आके पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हुए जुड़ जाते हैं। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम। सभी को पता है जो सेलुलर फैक्ट्री जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, वो क्या है, राइबोसोम है। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रक्चरल आरएनए। इसके पास स्ट्रक्चरल आरएनए मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए ना। एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन, इसके अलावा इसमें 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, मतलब जब राइबोसोम अपने इनएक्टिव स्टेट में होता है, इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट, ये 2 सब यूनिट के रूप में एग्जिस्ट करता है। आप सभी को पता है जो 80S राइबोसोम होता है वो कौन से 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 40S एंड 60S। तो जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है तब ये जो 60S और 40S उसके जो सब यूनिट होते हैं 80S राइबोसोम के, ये दोनों अलग अलग उपस्थित रहते हैं। लेकिन जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है तब क्या हो जाते हैं, ये दोनों सब यूनिट जो 60S है और 40S सब यूनिट जो है वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ने से 80S राइबोसोम का निर्माण मतलब हो जाता है। और वे जुड़ते कब है, जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है उसके बाद। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट, ए लार्ज सब यूनिट एंड ए स्मॉल सब यूनिट। जब स्मॉल सब यूनिट mRNA में मिलता है तब mRNA का प्रोटीन में स्थानांतरण, जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये जो mRNA होता है इस पर होता क्या है, इस पर जो राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट होता है वो आके इस तरह से जुड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 40S है तो इसी के साथ क्या होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और जो बड़ा सब यूनिट होता है वो इस तरह से आके जुड़ जाता है जो कि 60S है। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम कौन से 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 30S एंड 50S ना। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें तो यहाँ पे 30S आके जुड़ेगा और यहाँ पे 50S आके जुड़ेगा। ठीक, तो तब mRNA का प्रोटीन में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लार्ज सब यूनिट में 2 स्थल होते हैं जिसमें बाद में अमीनो एसिड जुड़कर एक दूसरे से काफ़ी पास में आ जाते हैं। जो लार्ज सब यूनिट होता है उसमें भी 2 स्थल होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स में यहाँ पे बात हो रही है, आपके सिलेबस में जो कुछ भी है वो प्रोकैरियोट्स के बारे में ही बताया गया है। तो लार्ज सब यूनिट में ऐसे कौन से 2 स्थल होते हैं, तो एक होता है पी स्थल और दूसरा होता है ए। जो पी होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड साइट। ठीक है, पी साइट जिसको बोलते हैं पेप्टाइड साइट और ए साइट जो होता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर साइट। ठीक, ये जो राइबोसोम है ये इसका लार्ज सब यूनिट है और ये राइबोसोम का क्या है, स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है, और इसमें mRNA बंधन स्थल, इसमें ये क्या करता है, इस तरह से mRNA पर जाके सबसे पहले उसका स्मॉल सब यूनिट जुड़ता है और फिर ऊपर से लार्ज सब यूनिट भी आके जुड़ जाता है। जो एक्सेप्टर साइट होता है वो क्या होता है, टीआरएनए से क्या करता है, अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है। और जो पेप्टाइड साइट होता है वो क्या करता है, एक के बाद एक अमीनो एसिड को वो जोड़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, इस तरह से जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं हम लोगों में जो लार्ज साइट जो होती है उसमें 3 स्थल होते हैं। पहला ए साइट, दूसरा पी साइट, तीसरा ई साइट। तो ए साइट को तो आप सभी को पता है, उसको एक्सेप्टर साइट बोलते हैं और जो पी साइट है उसको पेप्टाइड साइट बोलते हैं, लेकिन जो ई साइट होता है उसको एक्सिट साइट बोलते हैं।
ठीक, इन सब का कैसे वर्क होता है मैं सब आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आप पहले स्ट्रक्चर को देखो और उसको समझने का कोशिश करो। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है जब द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब जो राइबोसोम है वो उत्प्रेरक की तरह भी काम करता है। 30S rRNA in bacteria is the enzyme राइबोजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो 30S rRNA होता है इन बैक्टीरिया में वो एक एंजाइम की तरह काम करता है। दैट मीन्स वो राइबोजाइम को क्या करता है, उत्पन्न करता है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। An mRNA also has some additional sequence that are not translated and are referred as untranslated region UTR untranslated region. The UTRs are present at both 5' end before start codon and 3' end after stop codon. इसका मतलब क्या है कि mRNA पर ये mRNA है, इसमें ये 5' इसका हो गया, ये 3' हो गया। 5' पर स्टार्ट कोडॉन उपस्थित रहेगा क्या, 5' पर स्टार्ट कोडॉन उपस्थित रहेगा AUG। ठीक है, और जो आपका 3' है, जो 3' है उस पर स्टॉप कोडॉन उपस्थित रहेगा क्या, UGA। ये क्या, स्टॉप कोडॉन उपस्थित रहेगा। इससे पहले ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे पहले कुछ और कोडॉन्स उपस्थित रहेंगे और इसके बाद में भी कुछ और कोडॉन्स उपस्थित रहेंगे। तो 5' एंड से पहले उपस्थित कोडॉन्स और 3' एंड के बाद उपस्थित कोडॉन को हम क्या बोलते हैं, UTR अनट्रांसलेटेड कोडॉन, जिसका कि ट्रांसलेशन नहीं होना होता है। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA। मतलब इनिशिएशन के प्रोसेस में और क्या चीज़ होती है, तो राइबोसोम बाइंड कर जाता है mRNA पर एट द स्टार्ट कोडॉन AUG दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटर tRNA। ठीक है, जो कि इनिशिएटर tRNA के द्वारा ही पहचाना जाता है। द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद इलोंगेशन फेज आएगा। इलोंगेशन फेज में होता क्या है, एक के बाद एक अमीनो एसिड आके जुड़ते हुए चले जाते हैं, उसको बोलते हैं इलोंगेशन फेज। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द mRNA। अमीनो एसिड आर एडेड वन बाय वन, translated into polypeptide. At the end, a release factor bind to stop codon, terminating translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome. अभी मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा इस पूरे प्रोसेस को समझाऊंगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पर mRNA से जुड़ने के लिए एक स्थान तथा tRNA में जुड़ने के लिए 2 संयोजन स्थान P तथा A होते हैं। P साइट माने पॉलीपेप्टाइड साइट और A साइट मतलब एक्सेप्टर साइट। अब इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करना। स्टेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इनिशिएशन के प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। नए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए सर्वप्रथम UAC एंटीकोडॉन मतलब AUG वाले tRNA अणु के 3' सिरे से एक उच्च ऊर्जा एस्टर बंध द्वारा मेथियोनिन अमीनो अम्ल अणु जुड़ता है। इस प्रक्रिया को tRNA अणु का अमीनो एसाइलीकरण तथा tRNA अणु को मेट tRNA अणु कहते हैं। ये मेट मतलब मेथियोनिन tRNA अणु कुछ सूत्रप्रात प्रोटीन्स तथा GTP नामक उच्च ऊर्जा अणु की सहायता से एक राइबोसोम के स्वतंत्र छोटे खंड के P संयोजन स्थल पर जुड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं आपको फिर से tRNA का जो डायग्राम था उसको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये tRNA का डायग्राम है। इसमें कहा क्या जा रहा है कि ये जो tRNA है ये इसका 3' एंड है और 3' पे क्या होता है, अमीनो एसिड आके जुड़ता है। जैसे यहाँ पे एक mRNA है, mRNA पे जो कोडॉन है वो कोडॉन क्या है, AUG कोडॉन है। तो AUG का जो
एंटीकोडॉन होगा वो क्या होगा, UAC होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीकोडॉन लूप होगा जो कि क्या करेगा, इस mRNA को पढ़ेगा, ठीक है, इस mRNA के कोड पर उपस्थित इसको पढ़ेगा और वो tRNA को ये मतलब इंगित करेगा जिस पर कि क्या हो, एंटीकोडॉन में UAC उपस्थित हो। अब एंटीकोडॉन UAC लूप जो होगा वो सबसे पहले इस mRNA पर AUG को रीड करेगा और रीड करने के बाद जब पहचान लेगा कि ये क्या है, स्टार्ट कोडॉन है जो कि मेथियोनिन को कोड कर रहा है, तो जो मेथियोनिन अमीनो एसिड होगा वो इसके 3 प्राइम पर एंड पर आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि UAC एंटीकोडॉन वाला जो tRNA होता है वो सबसे पहले mRNA पर जाके अपने AUG कोडॉन को पढ़ता है और फिर क्या करता है, 3 प्राइम सिरे पर उच्च ऊर्जा एस्टर बंध द्वारा मेथियोनिन अम्ल उसके बाद क्या होता है, जुड़ जाता है। मतलब पहले पढ़ेगा तभी तो उसके पे वो मेथियोनिन को ला के अपने ऊपर 3 प्राइम सिरे पर वो जोड़ेगा। तो इसके बाद क्या होता है, मेट tRNA मतलब मेथियोनिन tRNA का फॉर्मेशन होता है और कुछ GTP और कुछ प्रोटीन्स के हेल्प से क्या होता है, राइबोसोम के P संयोजन स्थल पर जाके ये जुड़ जाते हैं। इससे क्या होता है, एक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो ये बना है, इसके बाद क्या होगा, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एक नवीन mRNA अणु के 5 प्राइम सिरे पर उपस्थित टोपी के पास जाके जुड़ जाता है। यहाँ पे यूकैरियोटिक की बात की जा रही है, तो आपको सभी को पता है कि जो यूकैरियोटिक का mRNA होता है वो क्या होता है, उस पर 5 प्राइम एंड पर कैप होती है और 3 प्राइम एंड पर उसमें टेलिंग के का प्रोसेस किया जाता है। आप एक बार चाहो तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स का एक बार वीडियो जाके देख लेना। तो क्या होगा, जो ये आपका कॉम्प्लेक्स जो बना है, यहाँ पे देखो जो राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है वो 5 प्राइम सिरे पर आके इस तरह से आके जुड़ गया है। ये tRNA है, tRNA का एंटीकोडॉन UAC और UAC एंटीकोडॉन के द्वारा क्या है, यहाँ पे मेथियोनिन अमीनो एसिड क्या है, जुड़ गया है, ठीक। तो इसी के साथ क्या होता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जाएगा AUG के पास, तो AUG तो खुद ही मेथियोनिन को कोड कर रहा है। फिर उसके बाद ल्यूसीन अमीनो एसिड जुड़ेगा, फिर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जुड़ेगा, फिर वेलाइन जुड़ेगा, फिर सेरीन जुड़ेगा, फिर एलेनिन जुड़ेगा। इस तरह से इतने सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, और वो क्या बना लेंगे, एक पॉलीपेप्टाइड, दैट मीन्स एक प्रोटीन का फॉर्मेशन वहाँ पे वो कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स mRNA राइबोसोम की छोटी यूनिट के साथ संलग्न हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि mRNA पर राइबोसोम की सबसे पहले छोटी यूनिट आके उसके साथ जुड़ती है। यह सर्वप्रथम AUG प्रकूट पर पहुंचता है। AUG प्रकूट का मतलब क्या है कि जो राइबोसोम होगा वो mRNA के कहाँ पे पहुंचेगा, जो AUG कोडॉन होगा उसके पास पहुंचेगा। राइबोसोम की छोटी यूनिट mRNA से इस प्रकार से संलग्न हो जाती है कि पहला प्रकूट, जिसे इनिशिएटर कोडॉन भी कहा जाता है, राइबोसोम की बड़ी यूनिट पर एक स्थान P के समीप आ जाता है। मतलब जो राइबोसोम का जो बड़ा सब यूनिट होगा वो इस तरह से आके जुड़ेगा कि जो AUG है वो बिल्कुल P के ऊपर रहे। इस प्रकार से पूर्ण ATS राइबोसोम का बन जाता है। इसी स्थान पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण आरंभ हो जाता है। देखो यहाँ पे इस चीज़ को, प्रोसेस को दिखाया गया है कि जो छोटी जो सब यूनिट है वो इस तरह से आके थोड़ी सी खिसकती हुई क्या होती है, AUG प्रकूट पर, मतलब AUG कोडॉन पर वो आ जाती है और AUG कोडॉन से ही क्या होता है, अब इसी के साथ क्या होता है, यहाँ पे जो बड़ा उसका यूनिट होता है, बड़ी राइबोसोमल की जो इकाई होती है वो भी आके जुड़ जाती है और जो मतलब उसमें जो बड़ी सब यूनिट होती है उसमें 3 स्थल होते हैं, E, P और A। तो उसमें क्या होता है, जो उसका P साइट होता है वहाँ पे क्या होता है, अब AUG का एंटीकोडॉन क्या बनेगा, A का U, U का A और G का C, और उस ये किसको कोड कर रहा है, मेथियोनिन को। तो ये एक tRNA का फॉर्मेशन है। ये जो है tRNA और जो tRNA होता है वो मेथियोनिन को लेते हुए इस तरह से P साइट पर आकर लटका हुआ रहता है, ठीक है। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का mRNA पर खिसकना
और AUG प्रकूट पर पहुंचना, ये उसका डायग्राम है। देन जो सेकेंड स्टेप अब होता है ट्रांसलेशन का, वो क्या होता है, एलोंगेशन। एलोंगेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ATS राइबोसोम mRNA अणु पर इसके 3' सिरे की ओर खिसकने लगता है। जो अब राइबोसोम है वो mRNA पर इसके 3' सिरे की ओर क्या होगा, धीरे धीरे सरकेगा तथा इसके आगे के क्रमिक ट्रिपलेट कोडॉन के संपूरक अमीनो एसिड के अणुओं से संबंधित, पहले मैं इसका आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये हमारा mRNA है, mRNA का ये 5' एंड ये 3' एंड, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि जो tRNA था वो AUG को पढ़ता है। कौन सा tRNA, वो tRNA AUG कोडॉन को पढ़ेगा जिसका एंटीकोडॉन UAC हो, क्योंकि यही इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है ना। तो UAC tRNA समझ जाता है कि मुझे किस अमीनो एसिड को पकड़ के लाना है, मेथियोनिन को। वो मेथियोनिन को P साइट पर पकड़ के लाता है। ये P साइट उपस्थित रहता है राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट में। अब क्या होता है, अब इलोंगेशन का प्रोसेस होता है। इलोंगेशन के प्रोसेस को अगर मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँ तो अमीनो एसिड का आके पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हुए जाना, जिससे कि एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो, उसी को हम बोलते हैं इलोंगेशन। तो होता क्या है, जो हमारा राइबोसोम है वो धीरे धीरे 3' सिरे की ओर खिसकता हुआ जाता है। अब AUG के बाद नेक्स्ट कोडॉन क्या है, CUU है। तो CUU का जो एंटी कोडॉन होगा वो क्या बनेगा, C का G, U का A और U का A। तो इस एंटी कोडॉन वाला जो tRNA होता है वो यहाँ पे आके संलग्न हो जाता है, जुड़ जाता है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, CUU किसको कोड कर रहा है, ल्यूसीन को कोड कर रहा है। तो ल्यूसीन अमीनो एसिड भी आके जुड़ जाता है। यहाँ पे देखो ल्यूसीन अमीनो एसिड आके जुड़ गया है, ठीक है। तो tRNA भी इस तरह से जो A साइट होता है वहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो राइबोसोम के A बिंदु पर ल्यूसीन tRNA का जुड़ना, ठीक, ये इसका फिगर है। अब इसको पढ़ते हैं। तो ATS राइबोसोम mRNA अणु पर इसके 3' सिरे की ओर खिसकने लगता है तथा इसके आगे के क्रमिक ट्रिपलेट कोडॉन के संपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो अम्लों के अणुओं को संबंधित tRNA मेथियोनिन के पश्च भाग पर क्रमशः एक दूसरे से पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़ने के लिए राइबोसोम पर लाते हैं। इसे इलोंगेशन कहते हैं। यह अभिक्रिया पेप्टाइडल ट्रांसफरेज नामक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। जैसे ही ATS राइबोसोम AUG प्रकूट से एक प्रकूट मतलब AUG कोडॉन से एक कोडॉन आगे की ओर खिसक जाता है तो इसका A संयोजन स्थल CUU कोडॉन के ऊपर पहुंच जाता है। GAA मतलब इसी का CU का एंटीकोडॉन क्या बनेगा, GAA एंटीकोडॉन वाले लाइसिन का अमीनो एसाइल tRNA ल्यूसीन tRNA राइबोसोम के खाली A अमीनो एसाइल स्थल से जुड़ जाता है। इस दैट्स क्लियर, आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या है कि प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रथम अमीनो अम्ल सदैव मेथियोनिन होता है, ठीक है। मतलब कोई भी आपका प्रोटीन बने एज ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में तो उसका जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा वो क्या होगा, मेथियोनिन होगा तथा केवल इसका अमीनो एसाइल tRNA कोशिका द्रव्य से आकर राइबोसोम के P स्थल पर जुड़ता है। इसके बाद प्रत्येक अमीनो एसाइल tRNA कोशिका द्रव्य से आकर राइबोसोम के P स्थल से न जुड़कर A स्थल से जुड़ता है। दैट मीन्स केवल जो मेथियोनिन होगा वही क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके P स्थल से आके जुड़ेगा। इसके बाद जितने भी और नए नए अमीनो एसिड आएंगे वो P स्थल से नहीं जुड़ेंगे, वो A साइट से आपके आके जुड़ेंगे। उसके बाद क्या है, जैसे ही ल्यूसीन tRNA अणु mRNA के CUU प्रकूट के मतलब कोडॉन पर राइबोसोम के A स्थल से संयोजित होता है, इससे राइबोसोम की संरचना में कुछ परिवर्तन आ जाता है। राइबोसोम की बड़ी इकाई का एक बड़ा 28S rRNA अणु एक एंजाइम राइबोजाइम जो एक पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफरेज कहलाता है की तरह कार्य करते हुए GTP ऊर्जा की सहायता से मेथियोनिन को पेप्टाइड बंध द्वारा ल्यूसीन के N सिरे से संयोजित कर देता है। परिणाम स्वरूप मेथियोनिन का अपने tRNA से संबंध विच्छेद हो जाता है।
अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा जो यूएसी जो कि मेथियोनिन को कोड करने वाला टीआरएनए और टीआरएनए भी यहाँ से पे जुड़ा रहेगा। ये क्या करेगा, जो मेथियोनिन है अब ल्यूसीन पर आके इस तरह से आके जुड़ जाएगा। इसके लिए एक राइबोजाइम जो एक पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम है वो हेल्प करता है, जो कि क्या करता है, इसको ल्यूसीन से मतलब मेथियोनिन और ल्यूसीन आपस में जुड़ पाए, इसमें उसकी हेल्प करता है। ठीक, तो इसके पश्चात जीटीपी की ऊर्जा निकलने से राइबोसोम की आणविक संरचना में पुनः 3 मुख्य परिवर्तन होते हैं। पहला क्या, यूएसी टीआरएनए का पी से ई स्थल की ओर गतिविधि करना। जो अब यूएसी जो एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए है जो कि मेथियोनिन को कोड कर रहा था, वो पी साइट से ई साइट की ओर खिसकेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जो जीएए जो दूसरा टीआरएनए है का ए स्थल से पी स्थल की और वो खिसकेगा। दैट मीन्स जो जीएए एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए है जो कि ल्यूसीन को कोड कर रहा था, वो था किसमें, पहले ए साइट पे था, ए साइट से फिर वो पी साइट में चला जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या चेंज होगा, ट्रिप्टोफैन जो कि तीसरा टीआरएनए है वो क्या होगा, ए साइट पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या देखने को मिलता है कि एक के बाद एक टीआरएनए आते जाते हैं। पहले वो ए साइट पर आते हैं और ए साइट पे आके फिर वो पी साइट से जुड़ते हैं, और पी साइट पे जैसे ही वो आते हैं टीआरएनए के मतलब जो राइबोसोम होता है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो टीआरएनए होता है वो खुल के अलग हो जाता है, एग्जिट साइट पे चला जाता है, और जो अमीनो एसिड है वो एक के बाद एक क्रम से वो जुड़ते हुए चले जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे फिर तीसरा मतलब जो तीसरा टीआरएनए है वो भी आके इस तरह से जुड़ चुका है, और जो पहला जो यूएसी जो टीआरएनए था वो कोशिका द्रव्य में पुनः वो मुक्त कर दिया जाता है। यूएसी टीआरएनए का कोशिका द्रव्य में मुक्त होना, जीएए टीआरएनए का पी से ई एवं एसीसी टीआरएनए का ए से पी स्थान पर गतिविधि करना, एवं वैलाइन टीआरएनए का ए स्थान पर जुड़ना। मतलब जो नया टीआरएनए होगा वो इस तरह से एमआरएनए को पढ़ते हुए ए साइट पर आके जुड़ता जाएगा, और ए साइट से फिर जैसे ही वो पी साइट में जाएगा उसका जो अमीनो एसिड होगा वो इसके बाद मतलब ट्रिप्टोफैन के बाद नेक्स्ट अमीनो एसिड आके क्या जुड़ेगा, ल्यूसीन ट्रिप्टोफैन के बाद आके जुड़ेगा। ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, और ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक के बाद एक क्रम से क्या होता है, अमीनो एसिड जुड़ते हुए चले जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है, जब एटीएस राइबोसोम का ए स्थल एमआरएनए पर खिसकते खिसकते विराम प्रकूट मतलब विराम कोडॉन यूएजी पर, जिसे स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, यूएजी पर पहुंचता है तो पॉलीपेप्टाइड के निर्माण का समापन हो जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ विशेष प्रकार के स्वतंत्र प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। इनमें से एक प्रोटीन के अणु की आकृति टीआरएनए अणु जैसी ही होती है। यह अणु यूएसी प्रकूट की पहचान करता है तथा राइबोसोम के ए स्थान से संयोजित हो जाता है। इस प्रोटीन को मुक्त कारक कहते हैं। एक अन्य मुक्त प्रोटीन का अणु जीटीपी की ऊर्जा की सहायता से पॉलीपेप्टाइड, जैसे टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है, अगर मैं आपको इस डायग्राम के द्वारा समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो इसका ए साइट है वहाँ पे एक मुक्त कारक जिसको समापन कारक कहते हैं आके जुड़ जाता है। इसका यहाँ पे जुड़ना इस बात को इंगित करता है कि अब टर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। दैट मीन्स जितना भी हमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनना था वो बन चुकी है। तो इस तरह से हमारा जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।